फिल्म स्टार्स और क्रिकेट के खिलाड़ियों से फैसिनेटेड लोगों के इस हमारे देश को अगर आज हम पूछें कि 12 अगस्त का क्या महत्व है, तो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि ये प्रोफेसर विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्मदिवस है। 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान को आरंभ किया। विक्रम साराभाई ने सबसे पहले अपने घर के पीछे, उसके बाद एमजी साइंस कॉलेज में इस अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रयोगों को आरंभ किया। वो कॉस्मिक रेज के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और उससे पहले वो कैम्ब्रिज में काम कर चुके थे। वर्ल्ड वॉर के आसपास ही वो भारत में लौटे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी काम किया, सीवी रमन के साथ वो रहे, और उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की जो शुरुआत की, उसका परिणाम है कि आज भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने के लिए तैयार है। इसी महीने में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के धरती पर, चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा और वहाँ पर अपने प्रयोग शुरू करेगा, अपने रोवर को अपने लैंड मॉड्यूल से चंद्रमा की सतह पर चलाकर। लेकिन सवाल यह है कि मून पर क्यों जाया जाए, चंद्रमा पर क्यों जाया जाए। आमतौर पे चंद्रमा या मून हमारे कवियों की कल्पना के लिए बहुत अच्छा मैदान रही है, और बहुत समय से कवि लोग कल्पना करते रहे हैं और शायद लोग सोचते रहे हैं कि किस तरह से किसी सुंदर चेहरे की तुलना चंद्रमा से की जाए। लेकिन इस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था जब अपोलो पर 1969 में अपोलो ने अपने कदम रखे और लोगों को पता चला कि चंद्रमा की धरती वैसे नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। वहाँ पर क्रेटर्स हैं, उसमें कोई ऐसी ख़ास खूबसूरती वाली बात नहीं है। 1970 के दशक में मुझे विक्रम साराभाई साहब द्वारा बनाई गई रिसर्च लेबॉरेटरी, फिज़िकल रिसर्च लेबॉरेटरी में चंद्रमा के नमूनों पर शोध करने का अवसर मिला, और मैं आपको बता सकता हूँ कि चंद्रमा के नमूनों में एक बार देखने में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं लगती जो हमें उसकी ओर आकर्षित करे। लेकिन लेबॉरेटरीज़ में अध्ययन के बाद पता चलता है कि वो हमारी ज़मीन की मिट्टी से बहुत तरह से अलग है। तो पहले इस मूल प्रश्न पर आएँ कि चंद्रमा पर क्यों जाया जाए। एक सबसे सीधा सवाल हो सकता है कि हम चंद्रमा पर इसलिए जाएं क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर है, इसलिए जाएं क्योंकि ये हमारे लिए, मानव जाति के लिए एक चुनौती है। और इस चुनौती का सामना किया था अमेरिका ने 1969 में, और अमेरिका और रूस, इन दोनों देशों ने बहुत सारे मिशन अपनी अपोलो और ल्यूना योजनाओं के अंतर्गत वहाँ पर भेजे। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय से दोनों ने अपना कोई अंतरिक्षयान चंद्रमा पर नहीं भेजा था। जापान ने चंद्रमा पर अपना एक यान भेजने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे। इज़राइल ने भी कुछ ही समय पहले ये प्रयास किया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। तो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ पर लैंडिंग कराया है और वहाँ का अध्ययन किया है। इस समय भी दक्षिणी ध्रुव से दूसरी तरफ, इस चंद्रमा के दूसरी तरफ चीन का भेजा हुआ एक अंतरिक्षयान उतरा था, और आज भी वो वहाँ पर अध्ययन कर रहा है। और भारत ऐसा चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर उतरेगा और ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हम जानते हैं कि भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 भेजा था, जो उतरा वहाँ पर नहीं था, लेकिन उससे एक इम्पैक्टर को चंद्रमा की जो सतह थी उस पर टकराया गया था, और उससे जब मिट्टी बाहर निकली थी तो उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक परीक्षण किया गया था, जिससे पता चला था कि वहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल चंद्रमा की मिट्टी में हैं, और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी खोज थी। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया था 2019 में, और अब ये चंद्रयान 3 जो भेजा गया है, ये 14 जुलाई को भेजा गया, और अपेक्षा है कि 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ जो इस बीच में और हुई है वो ये है कि अभी हाल में ल्यूना मिशन का एक ल्यूना 25 अंतरिक्षयान रूस ने भी चंद्रमा पर भेज दिया है, और ये भारत के चंद्रयान के वहाँ पर उतरने से शायद 2 दिन पहले वहाँ पर उतर जाएगा। और रूस की पूरी कोशिश है कि वो इसमें बाजी मार जाए भारतवर्ष से पहले वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो और दूसरे बातों की बात करें तो हम इस चंद्रयान 3 को वहाँ पर सफलतापूर्वक भेजना कोई चैलेंज हम नहीं मानते, क्योंकि भारत इस चीज़ को 2 बार कर चुका है।
और अब ये जो प्रयास है इसमें सबसे बड़ी चुनौती है सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए थे चंद्रयान 2 के केस में। वो एक तरह से वहाँ पर क्रैश लैंडिंग कर गया था और उसके बाद उसके साथ हमारा संपर्क टूट गया था। तो चंद्रमा पर जाने के बाद पानी कहाँ-कहाँ पर है इसके बारे में और कन्फर्मेटरी प्रमाणों को इकट्ठा करना, वहाँ की जो धूल में हीलियम है, और हम जानते हैं कि हीलियम बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि इसका न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी उपयोग होता है, जिससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। और ये हीलियम उन धूल के कणों में इम्प्लांट होती है सूरज से आने वाली सोलर विंड के माध्यम से। तो उस हीलियम को इकट्ठा करना चीन के अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य है, और भारत के लिए भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा। इसके अलावा एक और संभावना है कि दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन भी बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको वहाँ पर भेजकर हमने सिद्ध किया है कि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम इतनी दूरी पर स्थित एक किसी अंतरिक्ष के पिंड पर हम एक अपने किसी यान को वहाँ पर भेज सकते हैं, और एक तरह से हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं कि चंद्रमा पर भारत विजय प्राप्त करे, और 23 अगस्त का वो दिन है जिस दिन हमें सफलता प्राप्त होगी। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। हम जानते हैं कि इससे पहले चीन ने वहाँ पर नमूने इकट्ठे करने के लिए अपना अंतरिक्षयान भेजा, लेकिन 1969 से अमेरिका वहाँ पर काफ़ी समय तक अपोलो 17 तक अपने अंतरिक्षयान वहाँ पर भेजता रहा। लूना यानी जो रूस का मिशन है उसके अंतर्गत भी वहाँ पर यान भेजे गए। वो वहाँ से बहुत सारे मिट्टी के और चट्टानों के नमूने इकट्ठे करके यहाँ पे लाए, और दुनिया के बहुत सारे देशों में जिनमें भारत भी था, उन नमूनों को स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए बांटा गया। एक जो महत्वपूर्ण अंतर हमारे अंतरिक्षयान में और अमेरिका के और रूस के अंतरिक्षयानों में है, वो ये है कि अमेरिका के और रूस के अंतरिक्षयान बहुत पावरफुल थे। जैसे अमेरिका का जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो सैटर्न 5 था, और सैटर्न 5 या सैटर्न 5 जो था बहुत पावरफुल है, और ये 5-6 दिनों के अंदर उनके जो मॉड्यूल हैं उसको वो मून तक ले जा सकता है, और अब तक ले जाता आया है। लेकिन हमारे देश के पास इतना पावरफुल इंजन नहीं है, इसलिए हम सीधे वहाँ पर नहीं उतरते, और यही कारण है कि जहाँ केवल 1 हफ्ते से कम के समय में अमेरिका वहाँ पर पहुँच जाता है, हमें वहाँ पहुँचने में 5-6 सप्ताह लगते हैं। और 14 जुलाई को यहाँ से टेक ऑफ के बाद अब 23 अगस्त को यानी लगभग 6 हफ्तों के बाद वहाँ पर ये अंतरिक्षयान जाकर हमारा उतरेगा। इसमें कई अंश होते हैं जो हमारा अंतरिक्षयान होता है। यहाँ सबसे पहले उसको लॉन्च किया जाता है, और उसके बाद उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है जो इस लॉन्च व्हीकल उसमें होता है, रोवर उसमें होता है, और उसके बाद एक ल्यूनर ऑर्बिटर भी जो चंद्रयान 2 के केस में था। इस बार ल्यूनर ऑर्बिटर इसमें नहीं है, और इमरजेंसी के लिए ल्यूनर ऑर्बिटर जो अभी भी वहाँ पर चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है उसका उपयोग करेंगे इमरजेंसी होने के केस में। अन्यथा जो वहाँ पर रोवर भेजा जाएगा उसका इंटरेक्शन जो होगा वो वहाँ पर उतरे ल्यूनर मॉड्यूल के साथ में होगा, जो लैंडिंग मॉड्यूल है उसके साथ में होगा। जो इसका वहाँ पर जाना है वो कई स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले पृथ्वी के ही चारों तरफ ये जो अंतरिक्षयान है, जो हमारा रॉकेट आप कह सकते हैं, वो चक्कर काटता है, और ऐसे 5 बार चक्कर काटने के बाद फिर वो अपने को इंजेक्ट कर देता है ल्यूनर ऑर्बिट की तरफ, और फिर धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ता है। तो 5 अगस्त को ये जो हमारा अंतरिक्षयान था वो 170 किलोमीटर और 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में चला गया। इसका मतलब है कि ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसकी जो चौड़ाई है वो 170 किलोमीटर, और इसकी जो बड़ी साइज़ में जो इसका आकार है वो 36,500 किलोमीटर है। जो हम जानते हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, उनको भी उसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद अब ये इस समय अगर हम बात करें तो चंद्रमा से 1437 यानी 1437 किलोमीटर की दूरी पर है उसकी सतह से, और 16 अगस्त को ये चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, जो करीब करीब सर्कुलर होगी। लेकिन इसके बाद फिर ये 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की ल्यूनर ऑर्बिट में आएगा, और उसके बाद ये वहाँ से निकलकर चंद्रमा की ओर बढ़ना आरंभ करेगा। एक बात हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में काफ़ी
ज़्यादा है, 6 गुना है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, लेकिन चंद्रमा पर यह कम है। लेकिन इसके बावजूद जब वहाँ पर ल्यूनर मॉड्यूल को या लैंडिंग मॉड्यूल को गिराया जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि वो चंद्रमा की सतह पर जब गिरे, तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो। क्योंकि ऐसा होने पर वो वहाँ पर टकरा कर टूट सकता है, क्रैश लैंड करेगा और हमारा बहुत नुकसान होगा। तो इसके लिए उसमें थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जो नीचे गिरते समय उल्टी दिशा में फायर होंगे और उसके नीचे गिरने की गति को ये कम कर देगा। तो इस मिशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हमारी जो सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसका प्रदर्शन किया जाए। हमारा रोवर वहाँ की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर चल पाएगा, इसका प्रदर्शन किया जा सके। रोवर के बारे में हम इसके बाद में फिर कभी बात करेंगे। और बहुत सारे इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स हैं साइंस के, जो वहाँ पर किए जाएंगे और वहाँ से पृथ्वी की भी स्टडी के कुछ प्लान हैं। और इसका कम्युनिकेशन आईडीएसएन के साथ होगा, जो हमारा मॉड्यूल है उसके माध्यम से, और जो लैंडर मॉड्यूल है वो कम्युनिकेशन करेगा आईडीएसएन के साथ में। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे, सिर्फ ये बताने के साथ साथ कि हमारा ये जो मिशन है, ये अमेरिका और रूस के मिशन के मुकाबले में बहुत सस्ता है। और 2-3 साल पहले जो अनुमान लगाया गया था, करीब 6 अरब और 15 करोड़ रुपए में हमारा ये मिशन पूर्ण होगा। और चंद्रयान 2 जो है वो इससे महंगा था, 8 अरब का था, क्योंकि उसमें एक ल्यूनर ऑर्बिटर भी था। अमेरिका से तुलना करें तो हमारा ये मिशन करीब उसका 1/9 या समझिए कि 10% के बराबर केवल कीमत का है। और इसी तरह से हमारा जो मार्स मिशन भी था, वो विदेशों के मुकाबले में बहुत सस्ता था। तो हम पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं और भारत का ये मिशन वहाँ पर 23 अगस्त को लैंड करेगा। उसमें कौन-कौन से प्रयोग होंगे, क्या-क्या उनसे हमें नॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम बाद में फिर से एक बार बात करेंगे। नमस्कार।